Rise of the Fallen Heir. Chapter 4. The Central Island and the Cruel Humor. मैंशन से निकलने के बाद आर्यव और देवराज ने कार से 15 मिनट का सफ़र किया और आइलैंड के हार्बर यानी बंदरगाह पहुंच गए, जहां एक बिल्कुल तैयार लग्जरी यॉट उनका इंतज़ार कर रही थी। यॉट पर सवार होने के बाद आर्यव एक शानदार सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर उठती लहरों को देखने लगा। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में उसके पिता देवराज, जो कैप्टन से रास्ते के बारे में बात कर रहे थे, कैबिन में दाखिल हुए और आर्यव के बगल वाली सीट पर बैठ गए। हम 3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। कैप्टन ने बताया है कि हमें रास्ते में कुछ और पार्टिसिपेंट्स को लेना है, इसलिए थोड़ा घूम कर जाना पड़ेगा। अपने दिमाग को शांत रखो आर्यव, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। वर्धन परिवार के पास पूरा एक द्वीप समूह था। हर आइलैंड का अपना काम था, कहीं ट्रेनिंग, कहीं रिसर्च, तो कहीं रहने की जगह। इन आइलैंड्स पर अक्सर अकेली पत्नियां, उनके बच्चे और नौकर रहते थे, क्योंकि पति तो मेनलैंड पर बिजनेस और नई पत्नियों की तलाश में बिजी रहते थे। उनका मकसद था सेंट्रल आइलैंड, वहीं पर परिवार की असली गद्दी, बुजुर्गों के हॉल और खजाना था। रसम आइलैंड के बीचों बीच बने पूर्वजों के हॉल यानी एंसेस्ट्रल हॉल में होनी थी। आर्यव ने लहरों को देखते हुए पिछले जीवन के इसी सफ़र को याद किया। तब वो इतना डरा हुआ था कि किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसने खिड़की से नज़र हटाई और उन मेड्स को देखने लगा जो उनके लिए ड्रिंक्स तैयार कर रही थीं। वर्धन खानदान में इन लड़कियों को नौकर कहा जाता था, पर असल में ये गुलाम थी। इन्हें बचपन से ही सख्त ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि ये अपने मालिक के लिए हमेशा वफादार रहें। देवराज ने उसकी नज़र पकड़ ली और हल्के से हंसे। परेशान मत हो, अगर तुम आज की रस्म में बच गए तो तुम्हारे रैंक के मुताबिक तुम्हें अपने नौकर दिए जाएंगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो मैं इनमें से कुछ लड़कियों को तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ भेज दूंगा। ये सुनकर वो लड़कियां डर के मारे कांपने लगीं। आर्यव ने बस सर हिलाया और कॉफ़ी की चुस्की ली। उसके पिता का ये गंदा मजाक कभी नहीं बदलता था, पर वो जानता था कि पिता उसे अपने तरीके से हिम्मत दे रहे थे। जल्द ही यॉट एक छोटे हार्बर पर रुकी और कुछ और लोग सवार हुए। 2 लड़कियां और 3 लड़के, ये आर्यव के कजिन्स थे। वो देवराज और आर्यव को सलाम करके डर के मारे अपनी सीट्स पर बैठ गए। वर्धन परिवार की हायरार्की उनकी रगों में बसी थी। धीरे धीरे कैबिन भरने लगा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पिता पुत्र के पास बैठे। आखिरी स्टॉप पर 2 लोग सवार हुए, एक दरमियानी उम्र का आदमी जिसकी नुकीली दाढ़ी थी और एक घमंडी नौजवान जो अपनी नाक आसमान पर चढ़ाए हुए था। उन्हें देखते ही कैबिन में बैठे सारे 20 पार्टिसिपेंट्स इज्जत में खड़े हो गए, पर उन्होंने किसी की तरफ देखा तक नहीं। ये आर्यव के तीसरे चाचा प्रताप और उनका बेटा रुद्र थे। उन्होंने देवराज को सलाम किया और आर्यव को ऐसी नज़र से देखा जैसे वो किसी जिंदा लाश को देख रहे हों। बड़े दिन हो गए देवराज, बिजनेस कैसा चल रहा है? प्रताप ने आर्यव को पूरी तरह इग्नोर करते हुए पूछा। सब बढ़िया है, सुना है तुमने नई फार्मा कंपनी खोली है और तुम्हारा बेटा रुद्र भी बड़ा हो गया है। उम्मीद है ये आज कामयाब होगा। हाँ, ये गुप्त विद्या के तीसरे लेवल तक पहुंच चुका है, मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। प्रताप ने बातों बातों में देवराज की नई कॉन्क्यूबाइन और उसकी कामयाबी पर जलन जाहिर की। वर्धन परिवार में हर कोई इतना नसीब वाला नहीं होता कि उसके पास प्लेयर बच्चे हों। रुद्र ने आर्यव को हकारत से देखा। उसने सोचा, ये अपाहिज तो आज रात पक्का मरेगा। आर्यव उसकी नज़रों को पढ़ रहा था। उसे रुद्र पर तरस आया, क्योंकि वो जानता था कि रुद्र आज रात के बाद जिंदा नहीं बचेगा। रसम का कब्रिस्तान ही उसका अगला ठिकाना होगा। सफ़र के बाकी वक्त में कैबिन बिल्कुल शांत रहा। शाम ढले यॉट अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची। सेंट्रल आइलैंड किसी बड़े मिलिट्री बेस जैसा लग रहा था। इस आइलैंड की हिफाजत इतनी सख्त थी कि पिछले वर्ल्ड वॉर में एक पूरी फ्लीट यहाँ तबाह हो गई थी। यॉट एंकर हुई। सारे लोग रुक गए ताकि पहले मेन ब्रांच के लोग यानी देवराज और आर्यव बाहर निकले। बाहर गाड़ियों का एक पूरा काफिला उनका इंतजार कर रहा था। पहाड़ी पर बने एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ जाते वक्त आर्यव ने फिर से वही डरपोक और परेशान चेहरा बना लिया। उसके कजिन्स उसे घिनौनी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो आर्यव से बेहतर हैं, पर आर्यव को परवाह नहीं थी। वो जानता था कि इनमें से आधे लोग कल का सूरज नहीं देखेंगे। इस जगह पर दुश्मन बहुत थे, पर मौके उससे भी ज्यादा। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस हॉल में घुसने की? क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो? आज मैं तुम्हें सबके लिए एक मिसाल बना दूंगा। जब काफिला एंसेस्ट्रल हॉल के बारी गेट पर पहुंचा तो वहां लोगों का हुजूम था। कुछ तो गड़बड़ थी।
सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग एल्डर रौनक एक छोटी सी लड़की को बुरी तरह डांट रहा था। लड़की ने काले रंग का गंदा सूट पहना था और उसके बिखरे बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे। वो कांप रही थी और उसके जिस्म पर चोट के निशान थे। वर्धन परिवार नियम तोड़ने वालों को कभी माफ नहीं करता। अंकल प्रताप कार से नीचे उतरे और एक गार्ड को इशारा करके पूछा, ये सब क्या तमाशा है? मालिक, ये लड़की असैसिन हॉल की एक ट्रेनी स्लेव है। इसने चुपके से एंसेस्ट्रल हॉल में घुसने की कोशिश की, पर गार्ड्स ने इसे पकड़ लिया। आर्यव को पिछले जीवन का ये किस्सा याद आया। उसे पता था कि प्रताप चाचा इस लड़की को बहुत बेरहमी से मार डालेंगे, क्योंकि उनका वक्त बर्बाद हो रहा था। पर आर्यव ये होने नहीं दे सकता था। ये लड़की एक बहुत बड़े राज की मालिक थी, और अगर ये उसके साथ रही तो आगे चलकर उसे बहुत बड़े फायदे मिल सकते थे। सबके होश उड़ गए जब आर्यव अचानक आगे बढ़ा। उसने लड़की के बालों को पकड़कर पीछे किया। उसका चेहरा खून और मिट्टी से भरा था, पर उसकी आंखें वो बहुत खूबसूरत थीं। मुझे तुम पसंद आ गई लड़की, आर्यव ने एक थरकी के अंदाज में कहा। फिर वो अपने पिता की तरफ मुड़ा। पिताजी, मैं चाहता हूं कि ये लड़की मेरी नौकरानी बने। नियम के मुताबिक हर वारिस को रस्म से पहले एक सर्वेंट चुनने का हक है। मैं इसे ही चुनता हूं। ये रस्म के वक्त मेरे साथ रहेगी। एल्डर रौनक गुस्से से लाल हो गए और आर्यव पर हमला करने ही वाले थे, पर उन्होंने देवराज और प्रताप को देखा, जिनके माथे पर गुस्से की लकीरें थीं। सबने आर्यव के ठरकी होने की अफवाहें सुनी थीं, और आज उसने साबित कर दिया कि अफवाहें सही थीं। देवराज को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उन्हें परिवार के सामने अपनी इज्जत बचानी थी। उन्होंने सोचा, चलो शायद ये आर्यव की आखिरी ख्वाहिश हो। एल्डर, माफ़ी चाहता हूँ हमारी मुदाखलत के लिए। ये मेरा बेटा आर्यव है, और ऐसा लगता है कि इसे ये लड़की पसंद आ गई है। फिर उन्होंने लड़की से पूछा, तुमने नियम तोड़ा, वजह क्या थी? मालिक, मैं यंग मास्टर्स की सेवा करने के लिए खुद को वॉलंटियर करना चाहती थी, ताकि मैं भी रस्म में बैठ सकूं। खानदान में सर्वेंट्स के लिए भी रस्म होती है। अगर वो अवेकन हो जाए तो उनकी किस्मत बदल जाती है, पर 10 में से सिर्फ एक ही बचता है। देवराज का बटलर शंकर भी ऐसे ही प्लेयर बना था। एल्डर रौनक, एप्लीकेशन की डेडलाइन 2 हफ्ते पहले खत्म हो चुकी है। ये तुम्हारे हॉल मास्टर का फैसला होता है, तुम्हारा नहीं। मेरे हॉल मास्टर ने मेरी रिक्वेस्ट ठुकरा दी थी, इसलिए मुझे छुपकर यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आर्यव, डेरिंगली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी है, मैं फैसला कर चुका हूँ। देवराज, एल्डर, नियम तो नियम है। आर्यव ने पहले कोई सर्वेंट नहीं चुना था, क्योंकि मैंने उसे सज़ा दी थी। अब मैं उसे इजाज़त देता हूँ। मेरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे किसी हॉल मास्टर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। क्या ये रूल्स के मुताबिक है? एल्डर, जी, ये रूल्स के मुताबिक है। देवराज ने आर्यव को एक नई नज़र से देखा। ये डरपोक लड़का एल्डर के सामने इतनी हिम्मत कहाँ से लाया? शायद ये बच जाए। अंकल प्रताप, गुस्से से, अब देर किस बात की? चलो अंदर, काम बहुत बाकी है। भीड़ छट गई और सभी लोग उन भारी ब्रॉन्ज दरवाजों के अंदर जाने लगे। आर्यव ने उस लड़की का नाजुक हाथ पकड़ा। आर्यव, सरगोशी में, अब तुम मेरी हो, सीधे रास्ते पर रहना, वरना तुम्हारा सर मैं खुद काट दूंगा, समझी? मेरा, शुक्रगुजार नजरों से। समझ गई छोटे मालिक। उसने शुक्रगुजार नजरों से आर्यव को देखा और उसके पीछे चल दी।